राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और स्टॉक मार्केट में एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज, ये अपना स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आने वाली है। तो ये कंपनी आज के दिन जो काम करती है वो जो बाहर जाना चाहते हैं काफ़ी लोग, उनको बाहर जाने में हेल्प करने में मदद करती है। हेल्प करती है उनकी वीज़ा एप्लीकेशन लगवाने में, उनको बाद में जिस चीज़ एजुकेशन की ज़रूरत है वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, और उनकी जो फाइलें वगैरह होती हैं उस सेक्टर में भी कंसल्टेंसी करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यही कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही। तो हम इस वीडियो के थ्रू इस कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड नेक्स्ट आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को जानते हुए आईपीओ से इस कंपनी को पैसा उठाने में क्या हेल्प मिल सकती है उसकी भी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 20 जून से 24 जून के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 124 का फिक्स्ड प्राइस कंपनी ने सेट किया है। यहाँ पर आपको 1,40,000 रुपये की एक लॉट के साथ में फाइल लगाने में जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी यहाँ पर लगभग 9 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, और यहाँ पर जो कंपनी वैल्यू लगा रही है पूरी, वो 30 करोड़ रुपए लगा रही है। सो यहाँ पर आईपीओ के पहले जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनके पास में 83% शेयर होल्डिंग थी। जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था उनके पास में 83% शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स के उसमें, और आईपीओ के बाद में 58% ही रह जाने वाली है। और दैट्स एसएमई कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बट इतना नेगेटिव भी नहीं है, बट थोड़ा नेगेटिव है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर अब कंपनी क्या करती है वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, और बाकी आप यहाँ पर भी इनकी वेबसाइट जो है उनके ऊपर में भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बिनी इमिग्रेशन, किसी को बाहर जाने में हेल्प चाहिए तो वो इस कंपनी की हेल्प ले सकता है। आज के दिन ये बेसिकली गुजरात में ही ज़्यादा फैली हुई है। लगभग इनका जो रेवेन्यू आ रहा है 80% के आसपास में वो गुजरात से ही आ रहा है। सो गुजरात स्टेट में ज़्यादा पॉपुलर है ये। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि आज के दिन एक कंपनी को पैसे उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई भाई, क्योंकि ऐसे कोई कंपनी आराम ऐसे तो पैसे मुँह उठा के आज दिन ये पैसे उठाने के लिए, और कोई दिक्कत आती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो तब वो स्टॉक मार्केट का रास्ता अपनाते हैं। राइट, या तो वो बैंक से पैसे ले सकती है, और जनता से पैसे उठाने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि ओपनिंग न्यू ऑफिस, कंपनी को और ऑफिस खोलने इंडिया में। जो कंपनी का ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर ऐप्स और वेबसाइट जो बनी हुई है उनको थोड़ा सा अपडेट करना है कंपनी को, ताकि कंपनी और ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे से जो लोग हैं उनको सर्विस कर पाए। रीपेमेंट ऑफ डेट, कंपनी के ऊपर में ऑलरेडी जो लोन है उसका कुछ पेमेंट करना है। लगभग 2 करोड़ रुपए का लोन है कंपनी के ऊपर में, जो कंपनी ने इस साल भी थोड़ा बहुत चुकाया, बट कंपनी बोल रही है और चुकाना है। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, कंपनी को अपना नाम फैलाना है मार्केट में कि हम लोग इस फील्ड के अंदर में है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर में आज के दिन कोई देखा जाए तो कोई खास कंपनी है नहीं इस मार्केट के अंदर में आज के दिन लिस्टेड कंपनी में। बाकी बेसिक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में काफ़ी सारे ऑफिस इस फील्ड के अंदर में काम करते हैं, बट एक कोई ब्रांड नेम ऑल ओवर इंडिया में काम नहीं करता है। तो कंपनी बोली कि हमें अपनी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट करना है। अब यहाँ पे ये बेसिक रीजंस कंपनी ने बताए हैं, उसके बाद में जो कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस एंड पब्लिक एक्सपेंसेस जो हैं वो देखने हैं, इश्यू एक्सपेंसेस। सो अब देखते हैं कंपनी के बारे में पॉजिटिव्स क्या हैं, और अभी सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए कंपनी कमाए थे, मतलब रेवेन्यू जनरेट किया था, उसमें 1.25 करोड़ रुपए कंपनी ने कमा लिया, नेट प्रॉफिट्स कमा लिया। फिर यहाँ पे 11 करोड़ रुपए का 12 करोड़ रुपए का कंपनी ने मतलब सर्विसेज बेची, उसके बदले कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए कमा लिया। तो यहाँ पे कंपनी के सर्विसेज में इंक्रीज आया है अच्छा खासा 20% का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज आया, नवरेस अगेन गुड। अब यहाँ पर जो इस साल क्या हो गया कि अचानक कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें भी डिक्रीज आया है, उसमें भी गिरावट आई है, और साथ में नेट प्रॉफिट्स की तो बैंड ही बच गई है, बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया है। यहाँ पर देख रहे हो आप, लगभग जितना पिछले साल कंपनी ने कमाया था उसका इस साल लगभग लगभग 30% के आसपास ही नेट प्रॉफिट्स कंपनी निकाल पाई है पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पे डिक्लाइन जो आ रहा है लगभग 70% का डिक्लाइन हो गया नेट प्रॉफिट्स में। नाउ दैट्स अगेन बैड थिंग। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की जो नेटवर्थ है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ कंपनी कुछ तो कमा ही रही है। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस कंपनी के घट गए हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्थ बढ़ गई, क्योंकि कंपनी ने जो जो बोनस इश्यू है वो जारी कर दिए थे। बोनस इश्यू जारी कर दिए तो कंपनी का खर्चा तो होगा, पर जो इन्वेस्टर लोग होते हैं उनका खर्चा नहीं होता। तो आईपीओ लेके आने से पहले कंपनी ने अपने आप को बोनस जारी किए थे, जो लोग हैं जो इनके पास में शेयर होल्डर्स थे उनके लिए। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया, उसकी वजह से बोरोइंग्स कंपनी की घट गई हैं। नाउ दैट्स अगेन पॉजिटिव। सो अभी तक जो मेन जो पॉजिटिव होना चाहिए वो नेगेटिव में है। एक वो है नेट प्रॉफिट्स, कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है और रेवेन्यू घट रहा है। कंपनी के पास में एक बिजनेस ही तो होती है, बिजनेस के अंदर तो कंपनियां होती हैं, बिजनेस ही घट जाए तो फिर बचता क्या है। तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो नेगेटिव हो रहा है, रेवेन्यू और टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है फ्यूचर के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के बारे में और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि आज के दिन जो इनका मेन प्रमोटर है उनका नाम है जिग्नेश पटेल। उनके पास में 58% शेयर होल्डिंग आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाली है। दैट्स अगेन फाइन। कंपनी के ऊपर में अगर लिटिगेशंस की बात करते हैं, कोई केस वगैरह के मैनेजमेंट का पता कर पाए, तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कोई कुछ खास क्रिमिनल लिटिगेशंस वगैरह है नहीं। कंपनी ने कर रखे हैं लिटिगेशंस वगैरह, कंपनी के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके ऊपर में कोई, तो यहाँ पर उनके ऊपर में भी कोई आज के दिन केसेस वगैरह नहीं है। तो दैट्स अगेन ए गुड थिंग। फ्यूचर नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर हमने बात किया था, इस चीज़ का चर्चा किया था कि ये रिजर्व्स एंड सरप्लसेस क्यों कम हो गए, तो ये इस शीट में इन्होंने बताया हुआ है। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, तो यहाँ पर बोनस इश्यू जारी किया है कंपनी ने, उसकी वजह से वो कम हो गए हैं। अब यहाँ पर जो एक और नेगेटिव अगर चीज़ों की बात करते हैं, तो कंपनी जितने भी ब्रांचेज हैं, हेड ऑफिसेज हैं, कोई भी कंपनी खुद ओन नहीं करती है, सारे के सारे ही लीज बेसिस पर लिए हुए हैं। और कंपनी जो नई ब्रांचेस खोलने वाली है वो भी किराए के ऊपर में ऑफिसेज खरीद के खोलने वाली है। तो यहाँ पर कंपनी के नाम पे आज ना कुछ है और ना फ्यूचर में कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए कंपनी जो पैसे काम में ले रही है वो सिर्फ किराए पे ही खरीदने वाली है, काम करने वाली है। अब यहाँ पे जो ये कंपनी का आज के दिन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एट प्रेजेंट, वो उसका मालिक कौन है, तो उसके जो जो ये मेन जो मालिक है जिग्नेश पटेल, इनके ही रिश्तेदारी के अंदर में वो इसके जो कंपनी का हेड ऑफिस है उसका मालिक है। और उन्होंने फिर इस कंपनी को लीज पर दे रखा है, मतलब किराए के ऊपर में अपनी बिल्डिंग यूज करने के लिए दे रखी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हमने देखा कि कभी कोई बाहर जाना चाहता है, वीज़ा एप्लीकेशन के थ्रू बाहर जाना चाहता है, या फिर पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहता है, तो उसको काफ़ी सारी एक प्रक्रिया के थ्रू जाना होता है। लाइक जैसे इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, इस टाइप से कोई भी अगर सर्विसेज, तो उसको एक अगर उसके पास में उसका एजुकेशन होना चाहिए। कोई कंट्री वाइज उन्होंने एक क्राइटेरिया, वीज़ा देने से पहले क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि आपके इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, इतना आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, तो उसके वो एग्ज़ाम लेते हैं वीज़ा जारी करने से पहले। तो वो उसके लिए वो प्रिपरेशन करवाना ज़रूरी है, तो कंपनी प्रिपरेशन भी करवाती है। तो उसके लिए कंपनी कोचिंग देती है। जैसे आईलेट्स के वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, आपने नाम सुने होंगे आईलेट्स वगैरह, तो वो बाहर जाने के लिए एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश के लिए। इसी टाइप से अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी कंपनी प्रिपरेशन करवाती है। जैसे CEL, PIP, PTE, टॉफल, राइट, इनकी सबकी प्रिपरेशन करती है। उससे कंपनी का कितना रेवेन्यू आता है उसकी अगर यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने उसकी डिटेल्स दे रखी हैं। जैसे कोचिंग से कंपनी का इस साल जो 87 लाख रुपीज़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट आया था। इमिग्रेशन जो सर्विसेज कंपनी ने प्रोवाइड की, उससे 4 करोड़ का सर्विस पैसा आया। नेक्स्ट स्टूडेंट वीज़ा से 2 लाख रुपए आए, 5 करोड़ रुपए विजिटर्स वीज़ा से आए। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग पिछले साल के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो पिछले साल दिल्ली के अंदर में कोई ज़्यादा कुछ खास इनकी सर्विसेज नहीं थी, बट इस साल इन्होंने दिल्ली में भी सर्विसेज चालू कर दी हैं। तो अब अगर ये मल्टीपल ऑफिसेस खोलेंगे अलग अलग जगह पर, तो इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो इंक्रीज ही होंगे। जैसे कि इस साल दिल्ली से भी इनका रेवेन्यू आया है, विजिटर वीज़ा वगैरह यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, तो पिछले साल इनका कोचिंग से 2,39,00,000 बना था, बट इस साल जो है 87 लाख रुपीज़ ही बने। तो यहाँ पर कोचिंग बिजनेस इनका अच्छा नहीं चल रहा, राइट। दूसरा अगर यहाँ पे देखते हैं, इनका इमिग्रेशन वाला जो बिजनेस है वो भी 4 करोड़ 16 लाख रुपए है, पिछले साल के मुकाबले कम है। स्टूडेंट वीज़ा की अगर बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुजरात थिंग। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर विजिटर जो वीज़ा है उसके अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज इनका देखने को मिला है, गुजरात के हिसाब से ही। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं, मेनली जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा है, बस विजिटर वीज़ा को छोड़ के। तो अब यहाँ पे एक तो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि इनका जो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आ रहा है, मोस्ट ऑफ द जो पैसा बन रहा है, वो जो लोग हैं वो कनाडा जो जाना चाह रहे हैं, कनाडा के हिसाब से ही बन रहा है। कनाडा की जो सर्विसेज लेना चाह रहा है कनाडा जाने के लिए, वहाँ से बन रहा है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं 90% ऑफ द रेवेन्यू 2021 के अंदर में वो कनाडा की सर्विसेज के हिसाब से आया था। यहाँ पर 23-24 के 39% भी जो अभी, मतलब कनाडा के ऊपर में फोकस थोड़ा कम हो रहा है। धीरे धीरे कंपनी बाकी कंट्रीज़ का भी मतलब सर्विसेज देना चाह रही है, बट कनाडा अभी भी मेन जो रेवेन्यू सोर्स है कंपनी का लिए, कनाडा के जाने वाले लोग जो हैं वो। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस साल इनका रेवेन्यू इसीलिए घट गया क्योंकि कनाडा और इंडिया के बीच में भी जो रिलेशंस हैं वो थोड़े कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो घट गया है।
तो अब ये एक बहुत बड़ा इश्यू रह सकता है इस कंपनी के फ्यूचर के अंदर भी। अगर आज के दिन इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी लोग उसको सही नहीं मानते हैं कि कंपनी के फॉरेन रिलेशंस काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में बेकार हो रहे हैं, जैसे यूरोप के साथ में थोड़े बहुत ख़राब हो रखे हैं, कनाडा के साथ में ख़राब हो रखे हैं, यूएसए के साथ में टाइप्स थोड़े थोड़े ठीक ठाक हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया के साथ में अच्छे हैं, बट एक बड़े लोग पुराने ज़माने के मुकाबले अभी के हिसाब से थोड़े से ख़राब चल रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर ख़राब होते हैं किसी भी कंट्री के साथ में तो इस कंपनी को फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, राइट। अब यहाँ पर जो इश्यू इस साल जो रेवेन्यू में कंपनी ने बताया वो सिर्फ कनाडा की वजह से बताया, और कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कनाडा की जो एप्लीकेशन है उनके थ्रू ही आता है। तो अब कंपनी बोले कि हम अगर अलग अलग जगह ऑफिसेज खोलेंगे तो हर जगह के कस्टमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हो सकता है कि हमें दूसरी कंट्रीज़ के भी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा आने लगे, तो हम एक कंट्री के ऊपर में डिपेंडेंट कम हो पाएँ, जिसकी वजह से हमारे जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे, तो हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ये कंपनी का कहना है यहाँ पर। सो अब यहाँ पे आज के दिन जो कंपनी का ब्रांड लोगो है वो रजिस्टर्ड है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग लुक्स गुड। सो अब ओवरऑल जो मेरा व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के वो थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का बन रहा है। क्यों न्यूट्रल टाइप का बन रहा है? क्योंकि कंपनी का आज के दिन 30 करोड़ रुपए की कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है और नेट प्रॉफिट्स लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 40 लाख रुपए कमा रही है। तो ये पी रेशियो जो निकल के आता है वो 1.3 का निकल के आता है। सॉरी 1.3 का नहीं, सॉरी ये 77 का निकल के आता है। 77 का पी रेशियो जो होता है वो बहुत ही खराब माना जाता है, इतना अच्छा नहीं माना जाता, राइट, कि कंपनी कमाई अच्छी नहीं कर रही है। बट द थिंग इज कि कंपनी ने रीज़न बता दिया कि क्यों कमाई अच्छी नहीं कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का ये इशू कब तक रिजॉल्व होता है वो एक मेन इशू है। तो कल को अगर हो सकता है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ जाए, क्योंकि अगर इशू सॉल्व नहीं हुआ, अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई फॉरेन रिलेशंस की इंडिया के साथ में, तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेरा न्यूट्रल स्टैंड है यहाँ पे। अब यहाँ पर एसेट्स के हिसाब से कंपनी के पास में हम जब कोई कंपनी हम पैसा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पास में आज के अंदर क्या वैल्यू है, वो वैल्यू निकाली जाती है एसेट्स के हिसाब से। तो कंपनी के पास में एसेट्स तो है ही नहीं, राइट। एसेट्स तो यही है, कंप्यूटर, फर्नीचर, ऑफिस वगैरह खोल रखे हैं, बस उनके अंदर का जो सामान है वो कंपनी के एसेट्स हैं। बाकी इन केस इनका बिल्डिंग वगैरह या फिर ऑफिस वगैरह खुद के तो है नहीं, तो एसेट्स तो वहाँ पर कुछ नहीं, तो हम सिर्फ बिजनेस पे पैसा लगा सकते हैं। तो बिजनेस अभी क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर में है। तो डिक्लाइनिंग बिजनेस के अंदर में हम लोग थोड़ा पैसा लगाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर बन जाता है। तो ये एक मेन रिस्क इस कंपनी के अंदर में है। बाकी फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से कंपनी ऑफिस नए खोल खोल के अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो आई थिंक क्योंकि फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर में पूरा वर्ल्ड जो है वो एक कंट्री की तरह रोल प्ले करेगा, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि हर किसी भी कंट्री में अपॉर्चुनिटी होती है तो हर कोई वहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटी को मतलब बेनिफिट लेना चाहता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं तो हर कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया जाके उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है। तो ये सर्विसेज तो प्रोवाइडर तो चाहिए मार्केट के अंदर में, और जेन्युइन चाहिए, क्योंकि लोगों को ये भी भरोसा नहीं है कि जो जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर है वो जेन्युइन है भी या नहीं है। तो जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर तो लोगों को चाहिए, राइट। और फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है वो और बढ़ने ही वाली है, नेगेटिव में नहीं जाने वाली, बढ़ने ही वाली है, बढ़ेगी ही वो। उसके लिए जगह नीचे जाने के लिए तो जगह है ही नहीं। काफ़ी सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, मतलब हो गया, तो वहाँ पर अब नए लोगों की ज़रूरत है उनको, तो वो अच्छा खासा पैसा देने वाले हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन, तो अगेन इसकी जो सर्विसेज हैं वो अगेन ऊपर ही जाने की उम्मीदें हैं, चांसेस हैं। सो आई गेस लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का जो मैनेजमेंट हो उसको अगर अच्छे से मैनेज करके चलता है तो इसका पॉजिटिव व्यू हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर कोई पैसा लगाना चाहे तो लगा सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ये डिसीजन बनाएं, एनालिसिस करके डिसीजन बनाए। ये आपके सामने मैंने सारे प्रोस्पेक्ट्स जो है रख दिए कंपनी को लेकर के आज के हिसाब से। बट आज जिस हिसाब से कमाई कर रही है उस हिसाब से कंपनी का वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाया गया है। फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए और जो प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं फ्यूचर का, जो व्यू बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज की व्यू बन रहा है, वो बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर के। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आईपीओ को रिलेटेड अगर बात करते हैं तो आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन्स मुझे दिख रहा है कि अगर 70% से ऊपर अगर जीएमपी मिलता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आईपीओ के हिसाब से भी रिस्क ले सकते हैं आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए। तो यहाँ भी 30% बन रहा है। आईपीओ का जो लास्ट डे बनता है, लास्ट डे तक हमें चेक करना है, जीएमपी पॉजिटिव रहता है, 70% से ऊपर रहता है तो लिस्टिंग गेंस के लिए भी ले सकते हैं। और अगर आपका व्यू भी अपॉर्चुनिस्टिक और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं आप कंपनी के लिए, तो आप पूरा आपके पास में जितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए उसका 1% लगा के छोड़ सकते हैं, राइट। उससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए कभी भी एसएमई कंपनीज के अंदर में, क्योंकि काफ़ी रिस्की खेल होते हैं यहाँ पर।
दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ ताकि आप अपनी एनालिसिस मेरे साथ में कर पाएँ और डिसीजन आपका पर्सनल रह पाए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।